आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीवीटी एलएम पीजी के अंदर आने वाले पेपर पैटर्न को और आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर मिलेंगे जिसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप ताकि एकदम सरप्राइज ना हो जाओ ये देखकर कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन जो पूरा पेपर पैटर्न है मैं एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके सीवीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिए। और साथ ही में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं यहाँ पे कि हम लोगों ने संभव लॉ में यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अपना सीवीटी एलएमपीजी की मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 30 मॉक पेपर्स मिलेंगे, जिसमें से कि आपके 10 मॉक पेपर्स होंगे लाइव। मतलब ये रहेगा कि ये आपका जनवरी से लेके मार्च के महीने में मॉक पेपर्स ये कंडक्ट होंगे। जो आपके मॉक पेपर्स होंगे लाइव का मतलब है कि जनवरी से मार्च के बीच में 10 मॉक पेपर कंडक्ट होंगे और 20 आपके प्रैक्टिस के मॉक पेपर होंगे और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक पेपर्स होंगे। साथ में इसके जो लास्ट ईयर के आपके पेपर्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइडेड हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का रहेगा, एक पूरा एनालिसिस डैशबोर्ड दिया जाएगा जहां पे आप देख पाओगे किसका कितना स्कोर था किसी स्टूडेंट का, और एकदम फ्लेक्सिबल एक्सेस रहेगा। लैपटॉप पे यूज करना है, मोबाइल पे यूज करना है, हर जगह रहेगा। और इसका जो कॉस्ट है, अभी आपका न्यू ईयर सेल चल रही है, ये आपका 1599 का आपको रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो 14 जनवरी के पहले आप इस कॉस्ट के ऊपर इस मॉक पेपर में एनरोल करके अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे अगर वीडियो के साथ शुरू करते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप पाओगे कि इस बार हमारे पेपर में 75 क्वेश्चन इन टोटल आने वाले हैं। यहाँ पे कोई पार्ट ए इस बार नहीं आएगा, मतलब आपको कोई इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको पार्ट ए के अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट 15 से लेके 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक मिलेंगे। आराम से आप इसमें सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट दे सकते हो। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपको कम टाइम लगेगा, किसमें आपको सोचने की जरूरत है, थिंकिंग पैटर्न क्या रखना है, सॉल्विंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पूरी बातें करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक जो बेनिफिट और होता है, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो ये होता है कि सर इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में ही पेपर आपका होगा। तो आपको जो ऑप्शन रहता है ना स्टूडेंट्स, वहां पे ही आपके पास टॉगल करने का ऑप्शन होता है कि मेरे को इंग्लिश में दिखा दो क्वेश्चन और मेरे को हिंदी में दिखा दो क्वेश्चन। तो आपको अगर मान लो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हो, कैसी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर आपने गलत करा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क का डिडक्शन भी होगा और टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो आप ये बात जान के चलना कि आपको 300 में से 200 मार्क्स लाने हैं ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर टिस। तीनों ही कॉलेज के लिए 200 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो ये बात मान लो 99% फिक्स है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर मान लो कट ऑफ हाई चला गया तो बात अलग है, बाकी 200 मार्क्स ले आए आराम से हो जाएगा। विच मीन्स कि आपको 50 क्वेश्चंस तक सही करने हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, 60 से लेके 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, गिर गिरा के 50 अपने आप आ जाएगा। प्लेन एंड सिंपल, इसमें कोई अब वो नहीं होने की जरूरत है कि एग्जाम पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और क्या करना है। अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके अंदर ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, कंपनी लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, ये आपके वो सब्जेक्ट्स है जो कि आपका कोर फॉर्म करते हैं। उसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स पे आपको और ध्यान देना है, जिसपे कि ये सब्जेक्ट्स कोर है, इसके अलावा भी लॉ ऑफ टॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनवायरमेंट लॉ, एविडेंस एक्ट और आईपीआर, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू, मुस्लिम और आपका एडीआर, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए ना, इनको आपको अच्छे से करके जाना है, डीप में करके जाना है, अच्छी नॉलेज इनकी होनी चाहिए। तो मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो पूरा सिलेबस यहाँ पे सीवीटी का दिया हुआ उसको अच्छे से करके जाओ। इसके अंदर कोई आप कोताही नहीं बरत सकते हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्यूट्स, इंश्योरेंस हो गया, इंटेलेक्चुअल डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, इनको अगर आप ऊपर ऊपर से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, वुमेन लॉ, क्रिमिनोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, कंपटीशन, राइट इन्फॉर्मेशन, लॉ इंटरनेशनल ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ये जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लो मैंने करा कि मैंने बिजनेस लॉ ऑनर्स करा है, या मान लो क्रिमिनल लॉ में ऑनर्स करा है, तो उसमें मेरे को ये सब्जेक्ट सही की पढ़ाए जाएंगे। और अगर मैं ये सोच के चलूँ कि भैया मेरे को क्रिमिनोलॉजी एकदम बढ़िया से आता है, मैं एक एक क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, देन दैट इज नॉट समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड है एक अच्छे स्टूडेंट से। तो आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा हल्का ही पढ़ाई रखो, और साथ में जैसे टैक्स लॉ के मैंने कहा, इंश्योरेंस लॉ के मैंने कहा, हल्का पढ़ाई रखो, कोई ऐसी जरूरत नहीं मत भारी पढ़ाई करने का, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स है उनकी पढ़ाई का आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये बात यहां पे मैंने पूरी बता दी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किन में ज्यादा पढ़ाई करनी है, किन में कम पढ़ाई करनी है। कुछ का सिलेबस ऐसा आपको मिलेगा कि आप ऊपर ऊपर से आपको इन सब्जेक्ट से देखना जो मैंने को पता इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस में आपको डीप स्टडी करनी है एक एक टॉपिक के अंदर। ये बात आप ध्यान में रख लो। अब इसके बाद एक चीज और भी है कि अगर मान लो अब ऐसा है
कि एकदम हाई टाइम आ चुका है, 1.5 महीना 2 महीना बचा है, आपको अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो आप हमारे सीयूईटी एलएम प्रिपरेशन कोर्स में आइए। आपका 3299 में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। 14 जनवरी तक इसमें सेल चल रहा है। इसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स एक एक उसके हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल भी उसका रहेगा। आपका एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज जो पूरी 30 उसकी है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा, वो रहेगा। डिटेल आंसर एनालिसिस पूरा वो रहेगा। फ्लेक्सिबल एकदम एक्सेस रहेगा। लास्ट ईयर के पेपर्स भी रहेंगे। सब कुछ रहेगा जो आप चाहते हो सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको एकदम सटीक प्रिपरेशन करनी, आराम से प्रिपरेशन करनी, मान लो आपको कंफ्यूजन है, डाउट है कहां से प्रिपेयर करना है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की, कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम के अंदर और उनको हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। व्हाट शुड बी माय अप्रोच फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें आपको करीब 1 2 3 4 5 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका आता है जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन। जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? मतलब मेरा ये है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया देखो आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी के अंदर भाई मेरे को ये बता दो कि जो आपका यहाँ पर जो थेफ्ट है, वो थेफ्ट आपका कहाँ पे डिफाइंड है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दी जाएगा, 376 दे देंगे, 378 दे देंगे, उसके बाद कहो 380 लिख देंगे, और उसके बाद कहो 354, मान लो ऐसे कुछ करके इन्होंने दे दिया। अब इसमें आपको सीधे सीधे बस ये पता होना चाहिए कि भाई आईपीसी में थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है। आप गए, आपने वहां पे उसको टिक लगाया, इसको टिक लगाया, जो भी आपका सही गलत आंसर आपने उसको टिक लगाया, आप अपना आगे बढ़ गए। दैट इज वेरी सिंपल, वेरी जनरल। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें सबसे कम टाइम लगता है अगर आपकी बैराक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या फिर अगर मान लो आपको ये पता है कि हाँ आईपीसी के अंदर पनिशमेंट्स जो दी हुई है वो कौन सी है, या आपकी इलस्ट्रेशंस की अच्छी पकड़ है। आप इन क्वेश्चंस के अंदर एकदम समझ लो चुटकियों के अंदर, जिसको कहते हैं 20 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे इजीएस्ट, सबसे सटीक क्वेश्चन आपका यही वाला होता है, तो इसमें आपको जरा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। ये होता है जनरल टाइप का सिंपल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशंस आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन कहो किस पर्टिकुलर सेक्शन का है, कहेंगे कि पनिशमेंट बता दो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन की है, या एविडेंस एक्ट के अंदर गया तो यहाँ पे पूछ लिया कि भाई जो एविडेंस है इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर आपका एलिमेंट है एविडेंस का, ये कंक्लूसिव है कि आपका वो है। ये सब अलग अलग तरीके सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे पूछे जाएंगे। प्योरली यहाँ पे थ्योरेटिकल होता है, सबसे आसान होता है। फिर आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है आपका मैच द फॉलोइंग। अब देखो मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, उसमें हम लोग जाएंगे और उठा के आपके लिए क्या करेंगे कि एक साइड में ए बी सी डी लिख देंगे। मैं आपको अगर दिखा पाऊँ उसका एक एग्जांपल, अगर मैंने इसको में डाला होगा, हाँ ये देखिए ये रहा। आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि भाई बताओ, यहाँ पे केसेस का नाम दे दिया गया, इंटरनेशनल लॉ के केसेस है। यहाँ पे डाल दिया गया कि इन केसेस के अंदर वो पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा है जिससे कि रिलेट करता है, और आपको फिर यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया गया कि ये वाला सीक्वेंस सही है, ये सही है, ये सही है, या फिर ये सही है। और आपको यहाँ पे टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे पहले ही पता लगाना पड़ेगा कि ये वाला केस इसका है, ये वाला केस इसका है, ये वाला केस इसका है, और फिर उसके हिसाब से मैं एक रफ शीट जो आपको मिलती है उसमें आप थोड़ा सा वो बनाओगे, ये है, और उसमें फिर बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है। उसमें देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि मान लो मेरे को 4 में से 3 भी अगर पता है, या मान लो 2 पता है और तीसरे का मेरे को थोड़ा आइडिया हल्का फुल्का है भी ना, तो भी मैं ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक रिस्क जो होता है ना, कि जैसे मान लो मेरे को 40 में से 40 क्वेश्चन मान लो आ रहा है, 41वां क्वेश्चन अब मेरे को तुक्का मारना है, तो इस वाले पर्टिकुलर स्टाइल के क्वेश्चन में तुक्का मारना थोड़ा सा आसान होता है। जो आपके वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके जो आपके क्वेश्चन जनरल वाले होते हैं, जनरल वाले में तुक्का आप जल्दी मार नहीं सकते, बिकॉज वहां पे या तो आंसर एक होगा या तो आंसर दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है तुक्का मारने का, और एक अच्छा खासा चांस होता है कि इस क्वेश्चन में तुक्का मैंने अगर मारा, क्योंकि मुझे अगर 2 पता है और तीसरा का मेरे को थोड़ा भी अगर आइडिया है, मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो इट इज लाइक दैट। तो आप इसको जब अप्रोच करो तो इस क्वेश्चन में अगर आपका 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भी चला जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से इसको करो। और देखो सीवीटी के बेस्ट पार्ट पता है क्या है, सीवीटी के अंदर क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले शुरुआती इस चीज से होगा कि भाई हम लोग ना सबसे पहले जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल सिंपल वाले होते हैं, उनको पहले दिया जाता है। फिर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका जो बंचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो आपको धीमे धीमे करके पेपर में 1 to 10 यहाँ पे जाया जाता है, आराम से एकदम क्रोनोलॉजी चलती है। तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनको आप पहले ही आराम से सॉल्व करके फिर नीचे वाले क्वेश्चन में एक एक करके आओ, आराम से उसको सॉल्व करो। टाइम का यहाँ पे कोई लफड़ा होता ही नहीं है कि आपको टाइम जो है कम पड़ेगा, टाइम उल्टा बच ही जाता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। जो मतलब जो पढ़ने में अगर ठीक है, जिसने तैयारी अच्छी करी है, उसका टाइम बच ही जाएगा, ये आप मान के चलो, बिकॉज 105 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चंस इज क्वाइट अ लॉट, काफी होता है, ठीक है, ये आप जान के चलो।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की, कि इनमें क्या होता है। इनमें क्या होगा कि आपको भाई देखो एक असर्शन दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो यहाँ पे असर्शन दिया गया कि आप पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ थिंग इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द थिंग, और उसके पीछे रीजन क्या दिया है कि पोजेशन इज एज गुड एज ओनरशिप। अब इसमें ये लोग ये पूछ लेंगे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या ए और आर करेक्ट है, और क्या आर ए का एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं, या फिर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, या फिर ए करेक्ट है पर आर करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको जब आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग इंट्यूशन लगाना है, बिकॉज ये जो जनरल आपके क्वेश्चन होते हैं ये आपके उठ के आएंगे जूरिस्प्रूडेंस में से, एविडेंस में से आपके उठ के आएंगे, कहो कि आईपीसी में से उठ के आया, सीआरपीसी में से आया, कॉन्स्टिट्यूशन में से आया, बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें से ये उठ के आपके आ सकते हैं। और वहां पे अगर आपकी जो कमांड है सब्जेक्ट की वो अच्छी है, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि मान लो आपको एक वो लेना है, तुक्का लेना है, मेरे को एक ट्राई लेना है, गेस लेना है, तो गेस इसका तभी लेना जब आपको कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन अगर उसका ठीक ठाक आइडिया है कि हाँ मेरे को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट ऐसा है, बट दूसरे वाले का आपको रीजन से थोड़ा सा खटा करा है कि हाँ हो सकता है ना हो, तो आप तुक्का लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दोनों ही स्टेटमेंट को जाने पहचाने नहीं है, तो तुक्का मत लेना, मत अपना नंबर बर्बाद करना, कोई पॉइंट नहीं बनेगा उसको अटेम्प्ट करने का। दैट इज माई यहाँ पे अटेम्प्ट करने का एक तरीका। और इसके ऊपर भी आराम से अगर आप 1-1.5 मिनट ले लेते हो, 2 मिनट ले लेते हो, तो कोई ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपना थोड़ा सा अगले वाले टाइप में, जिसमें आप कहते हो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि कहो कि भैया जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डैश आर्टिकल। ठीक है, या फिर उसमें ये पूछ देंगे कि जैसे अब आपका मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहाँ पे डिफाइंड है, ये मुझे बता दो। आर्टिकल 13 के ए में है कि आपका 1 में है, 2 में है, पूरा वो स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स लोग गायब कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका बैराक की नॉलेज वो आपकी अच्छी है। आपको अगर पता है कि स्टेटमेंट में क्या भाई आंसर होने वाला है, आपको वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मान लो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको 13 डैश प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 14 डैश इतना, ये इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। तो वहां पे उसको सॉल्व करना काफी आसान है, और उसके अंदर आप अटेम्प्ट लेने का सोच सकते हो, अगर आपको मोटा मोटा पता है कि हाँ मेरे को ये स्टेटमेंट फुलफिल मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, और इसमें टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा। तो आपका समझ लो कि करीब 25 सेकंड्स 30 सेकंड्स में क्वेश्चन आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। दिस इज ऑन द इजियर साइड ऑफ द सॉल्विंग स्केल। अब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, वो है बंचिंग स्टेटमेंट टाइप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहता है, इसमें आपका ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट 1 दे दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेटमेंट 2 दे दिया जाएगा कि स्टेटमेंट द स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरालिटी। इसमें इन्होंने उठा के 19(6) का एक उसमें वो दे दिया। अब इसमें आपको अगर 19(6) सही से पता है, 19(1) ये अच्छे से पता है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें इन्होंने क्या करा कि इन्होंने दोनों स्टेटमेंट्स को मतलब वैसे करके पूछा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट का ये पता होना चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। उसके हिसाब से आप यहाँ पे तुक्का लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो ना, इसको आराम से आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है स्टेटमेंट 1 है वो सही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्या कहूंगा, एक मतलब अजम्पशन ले रहा हूं मैं, स्टेटमेंट 1 मान लो मैंने कहा सही है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जब लिखा है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है, ये आपका सही हो सकता है। बट ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 एलिमिनेट सीधे सीधे हो गए। तो यहाँ पे जो तुक्का है, अगर आप लेते हो तुक्का, तो 50-50 का सीधे सीधे चांस यहाँ पे बन गया कि अगर या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो यहाँ पे गेस लेना थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में आसान होता है कि आपने स्टेटमेंट बेस वो देखा, उसको बंच किया गया, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे, पूछिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस तरीके से आपको सॉल्व होगा। इसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है अगर सब्जेक्ट कठिन है, मान लो जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन आ गया, या मान लो ऐसा सब्जेक्ट क्वेश्चन आ गया जो कि आपने उतने डीप में नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा लेंदी लगे। लेकिन वैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंस के अंदर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर आप तुक्का आराम से भिड़ा सकते हो। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से भी बढ़िया रहेगा। फिर लास्ट में आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका आता है क्रोनोलॉजी मैच वाला। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दे दिया गया कि अरेंज द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन अ क्रोनोलॉजी वाइज ऑर्डर। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि आपको जो पूरा का पूरा वो है टेबल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पूरा स्कीम है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि 1 से लेके लास्ट तक क्या क्या सेक्शंस यहाँ पे हैं,
उसके हिसाब से अब आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो उसके लिए ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीबीटी के अंदर कि तुम क्रोनोलॉजी वाइज इस चीज को अरेंज करो, चाहे वो केसेस के आपका ईपी रोएप्पा हो गया, मेनका गांधी हो गया, फिर उसके नीचे केसेस हो गए, तो आपको आर्टिकल 14 पूछ लिया कि भाई इसके बाद ये आया कि इसके बाद ये आया कि इसके बाद ये आया, आप उसको पूरा क्रोनोलॉजी बैठाओ और उसके बाद आपको यहाँ पे ABCD इस तरीके से दे दिया जाएगा। अब इसके अंदर भी अगर आप तुक्का ले रहे हो, आपको अगर मान लो 3 भी आते हैं ना, तो आप बाकी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, तो अगर 1 मिनट 1.5 या 2 मिनट्स लग भी जाता है, आराम से इस क्वेश्चन के लिए आप दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो पेपर के अंदर आपको प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन जो होता है ना सब्जेक्ट वाइज भी वो अरेंज रहता है, तो आपको आसानी मिलती है कि आप भाई किस सब्जेक्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहते हो। दूसरा ये रहता है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, तो आपको डिफिकल्टी के हिसाब से जो टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है उसको आप पहले करो, जो नहीं लग रहा है उसको बाद में करो। तो इसके साथ आई होप कि मैंने जो मोटा मोटा होता है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के आपके आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, किसमें आपको रिस्क लेना है, किसमें नहीं लेना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको एक प्रॉपर यहाँ पे सोल्यूशन स्ट्रेटजी चाहिए कि सर किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करें, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, आप मुझे उसके लिए नीचे कमेंट से जरूर बताइए, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।